हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जगदीश चंद्र जी के द्वारा रचित धरती धन्ना अपना उपन्यास की समीक्षा करेंगे, उसकी कथा वस्तु को पढ़ेंगे। इस उपन्यास में जितनी भी बिंदु है सबको देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। काली की माता और पिता की मृत्यु हो चुकी थी। काली के चाचे भी मर गए थे। केवल काली की चाची प्रतापो बची थी। काली एक दिन चुपचाप कानपुर चला गया और वहाँ से बहुत से रुपए कमाकर लौटा। काली के आने से उसके चाची प्रतापो बहुत प्रसन्न हुई। काली जाटव जाति का युवक था। उसी की जाति का युवक मंगू उसे दुश्मनी मानने लगा। मंगू चौधरी हरनाम सिंह की खेतों और हवेली में काम करता था। मंगू के चौधरी के लड़के हरदेव से मित्रता थी। अपने पड़ोसी जीतू से काली की बचपन में मित्रता थी। अब भी वे दोनों मित्र बन गए थे। काली के आने पर पूरे मोहल्ले की औरतें और बच्चे उसे देखने आए। ने काली को आशीर्वाद दिया। अगले दिन उसने देखा कि चौधरी हरनाम सिंह ने संतू और जीतू को जूतों से मारा तो उसका मन शहर लौट जाने को हुआ। चौधरी हरनाम सिंह द्वारा संतू और जीतू नाम को जाटव युवकों को जूते से पीटा तो उसका गांव छोड़कर शहर चले जाने को हुआ। अपनी चाची की बात सोचकर उसने ये विचार त्याग दिया। उसके बाद वे घर आकर अपना घर पक्का बनाने की बात सोचने लगा। कुछ दिन बाद काली ने ईंटें खरीदी और नींव खोदनी चाही तो उसके पड़ोसी निक्कू ने रोका। चौधरी घड्डम चौधरी ने पटवारी से काली का घर नपवाकर झगड़ा शांत किया। काली ने खुशियाए बाजीगर से सिरकियां तय करके संता सिंह के पास गया और उसे राजगिरी करने के लिए राजी कर लिया। कालिदास को पता चला कि उसके पड़ोसी निक्कू के घर में कई दिन से रोटी नहीं बनी तो उसने अपने घर का गेहूं का आटा उसे दे दिया। उसके बाद दिन भर काली की दीवार की चुनाई हुई। शाम को काली महाशय तीरथ राम से सहतीरों का सौदा कर लिया। अगले दिन काली मकान का काम निपटा कर घूमने गया। वहाँ लल्लू पहलवान ने उससे कबड्डी खेलने को कहा। वहाँ काली ने चौधरी सरनाम सिंह के भतीजे हरदेव को हरा दिया तो हरदेव ने उसके कुल्हे में अपनी एड़ी मारकर उसे घायल कर दिया। काली कई दिन में ठीक हुआ। लल्लू पहलवान ने अपने घर रखकर काली का इलाज किया, तब वह ठीक हुआ। कानपुर से काली का 80 रुपये का मनी ऑर्डर आया था। मुंशी ने 2 गवाह लाने को कहा तो काली डॉक्टर विश्वनादास और हकीमों के ओमा को साथ लेकर काली ने अपने मनी ऑर्डर के रुपए लिए। अगले दिन काली ने सवेरे ही कोठरी का सामान ड्योढ़ी अर्थात दरवाजे के भीतर वाले हिस्से में रख दिया। इसे देखकर काली की चाची ने ऐसा करने का कारण पूछा तो काली ने बताया कि वह लगे हाथ कोठरी को भी पक्का बनाना चाहता था। उसने काली से अपनी शादी की फिक्र करने को कहा। वह बोली कि अगर मैं मर गई तो तू दूसरी की बहुओं को देख देख कर छाती पीटेगा। इसके उत्तर में काली ने कहा कि अवसर आने पर शादी की बात सोचूंगा। उसने ये भी कहा कि मकान 10 दिन में बन जाएगा, तब मेरी शादी कर देना। काली की चाची ने कोठरी के अंदर एक ईंट उठाई और उसके नीचे की जमीन काली से खोदने को कहा। खोदने पर जमीन से एक मटका निकला। उसे जमीन पर उधेलने से चांदी के कुछ रुपए, चांदी की पाजेब, 2 झुमके, चौक और फूल निकले। चाची ने बताया कि ये गहने मेरे और तेरी माँ के हैं। ये रुपए 25 होंगे।
ये तेरी शादी को रखे हैं। जीतू ने काली को सोते से उठाकर कहा कि गांव का पादरी मुझे खाने पीने का सामान लेने शहर भेज रहा है। नंद सिंह और उसका परिवार ईसाई बन रहा है। मुझे मजदूरी का 1 रुपया मिलेगा। पादरी ने मुझे ये बूट दिए हैं। वे दोनों महाशय की दुकान पर आए। जीतू ने जब सामान लेने शहर जाने की बात कही तो महाशय क्रोध से बोले कि मैं पहले से जानता था कि नंद सिंह ईसाई बन रहा है। इसके बाद काली अपने घर आया तो उसकी चाची ने भी ये बात कही। इतवार के दिन गिरजे को सजाया गया। पादरी के घर में बाहर से बहुत से ईसाई आए थे। नंद सिंह और इसके दोनों लड़कों के बाल नाई ने काट दिए। इसके बाद सबको नए कपड़े पहनाकर खाना खिलाया गया। सभी लोग गिरजाघर में गए। वहाँ बाहर से आए बड़े पादरी ने सबको प्रार्थना कराई। चाची के कहने पर काली ने कोठरी पक्की बनाने का विचार छोड़ दिया। उसने छत लीपने के लिए गारा ऊपर पहुंचाया और चाची छत लीपने लगी। कुछ देर बाद काली ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी चाची बेहोश पड़ी है। वे चाची को उठाकर नीचे लाया। उसने चाची के मुंह में पानी डाला और चेहरे पर पानी के छींटे लगाए, पर उसके शरीर में कुछ हरकत नहीं हुई। ताई निहाली के कहने से काली ने चाची के हाथ पैरों में घी की मालिश की, तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। काली बहुत घबरा गया तो उसे डॉक्टर विश्वनाथ दास को बुलाने की सलाह दी। काली डॉक्टर को ले आया। उसने चाची को देखकर 2 गोलियां दी, एक अभी और एक सवेरे दिलाने को कहा। डॉक्टर की दवा से चाची को होश आया, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। काली दवा लेने डॉक्टर के पास गया। दवा लेकर वह पादरी से दूध का पाउडर लेकर घर आ गया। निहाली रोटियां पकाकर जा चुकी थी और कुत्ता उन्हें चबा रहा था। काली ने कुत्ते से छीनकर रोटियां खुद खाई। डॉक्टर की दवा से ताई को लाभ नहीं हुआ तो काली ने दादी हुक्मा के आग्रह पर जीतू को भेजकर कंधाला जट्टा गांव से रखे देवर को बुलाया। उसने कलछी में अंगार लेकर उस पर मिर्ची रख दी और धुआं चाची की नाक में सुंघाया। चाची का शरीर कांपा और शांत हो गया। चाची को सांस लेते देखकर काली ने समझा कि भूत निकल गया। सभी सो गए। सवेरे काली ने देखा कि चाची के होंठ नीले पड़ गए हैं। उसकी शक्ल भयानक लग रही है। काली डॉक्टर को बुलाया पहुंचा। डॉक्टर कहीं गया था। काली जब लौटा तो चाची मर चुकी थी। औरतें रो रही थी। चाची की लाश चिता पर रखकर आग लगा दी गई और सभी लोग आए। यहाँ पादरी चाची की मृत्यु पर दुख प्रकट करने आया तो उसने दुख प्रकट करने वाले मर्दों के बैठने के लिए नंद सिंह का कोठा लेने की सलाह दी। पादरी ने नंद सिंह को समझाया कि काली से मेल कर ले। अगर वह ईसाई हो गया तो तेरी लड़की से उसकी शादी हो जाएगी। नंद सिंह ने अपना कोठा साफ करके काली को बुलाया और उसकी चाबी उसे दे दी। नंद सिंह की पत्नी ठाकरी ने काली को अंदर से खाना खिलाया और ईसाई होने की सलाह दी। काली की चाची की मृत्यु की खबर पाकर आई। उसने शोक प्रकट करने के बाद काली से कहा कि मेरी बहन कितना रुपया छोड़कर मरी है। काली ने जब बताया कि उसके पास रुपया कहाँ से आता तो उसकी चाची की बहन ने कहा कि मोहल्ले वाले तेरी चाची द्वारा शुद्ध पर रुपया उठाने की बात कर रहे हैं। इससे चिढ़कर काली ने अपने संदूक से वह पोटली निकालनी चाहिए जिसमें चाची का दिया हुआ सामान था। जब पोटली नहीं मिली तो उसने चोरी होने की बात कही। घर में आने वाली स्त्रियां एक दूसरी पर चोरी लगाने
चोरी लगाने लगी। कुछ ने ये भी कहा कि खर्च से बचने के लिए काली चोरी की बात कह रहा है। और इधर ईसाई बने नंद सिंह ने काली को आवाज़ दी और अपने घर ले गया। वे दोनों बातें कर रहे थे कि चौधरी मुंशी ने नंद सिंह को बुलाकर और जूता न बनाने के कारण गालियां देने लगा। नंद सिंह गर्म हुआ तो चौधरी मुंशी उसे मारने लगा। काली ने चौधरी मुंशी को रोका तो वह काली को गालियां देने लगा और मारने लगा। काली ने उसे धक्का देकर अपने आप को छुड़ाया। तब तक चौधरी हरनाम सिंह वहां आ गया। उसने काली की बात सुने बिना कहा कि तू गांव छोड़कर चला जा, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। और इधर प्रीतो ने चौधरी मुंशी की और चौधरी हरनाम सिंह की गालियां सुनी तो वह ये बताने के लिए मंगू के घर गई और उसे सारी बातें बताई। इसे सुनकर ज्ञानू को काली की चिंता हुई। उसने अपनी माँ से बहाना किया कि पेट दर्द हो रहा है। उसकी माँ ने उसे बाहर घूमने को कहा। ज्ञानू काली के दरवाजे में ताला लगा देख आगे बढ़ गई। जब 2-3 चक्कर लगाने पर भी उसे काली नहीं मिला तो वह उसे खोजती हुई पादरी के घर पहुंची। काली को उसने पादरी से रुपए लेते हुए देखा। काली बाहर आया तो ज्ञानू ने भी बाहर आकर काली को विवश किया कि वह पादरी के रुपए लौटा दे और शहर ना जाए। काली पादरी के रुपए लौटाकर अपने घर आ गया। रात में ज्ञानू उसके पास आई और उससे वचन लिया कि वह गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा। काली ने उसकी सौगंध खाकर कहा कि तू जब तक गांव में रहेगी तब तक मैं शहर नहीं जाऊंगा। इधर और उसके बाद अधिक वर्षा होने से गांव के डूब जाने का भय हुआ तो निश्चय किया गया कि अर्थात छोटी नदी पर बना बांध काट दिया जाए। इसके लिए काली और हरदेव को भेजा गया। वे दोनों बांध में एक दरार बनाकर लौट आए। इसके बाद गांव में भरा हुआ पानी कम हो गया। पानी ने बांध का बहुत सा हिस्सा काट दिया। इसके बाद गांव के जाटवों को बांध के कटे हुए भाग को भरने के लिए मिट्टी डालने का काम सौंपा गया। 3 दिन तक जाटव बांध पर मिट्टी डालते रहे। उन्हें मजदूरी नहीं मिली तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। चौधरी लोगों ने निश्चय किया कि किसी जाटव को काम नहीं देंगे। जाटवों की जो औरतें चौधरी लोगों के घर काम करती थी उन्हें भी भगा दिया गया। जाटवों के खेतों में घुसने से रोका गया। उनकी औरतों को चौधरियों ने अपने खेतों में शौच जाने से रोका। इस पर जाटव नहीं दबे तो दोनों ओर से समझौता हुआ। चौधरियों ने जाटवों को उनकी मजदूरी दे दी। ज्ञानू की माँ का नाम जस्सो था। निक्कू की पत्नी प्रीतो उसके पास गई और उसे सलाह दी कि ज्ञानू जवान हो गई है, उसकी शादी जल्दी कर दे। जस्सो ने जब किसी लड़के के विषय में पूछा तो प्रीतो ने अपनी रिश्तेदारी का एक लड़का बताया जो बूट बनाता था और उसके साथ 2 लड़के काम करते थे। जस्सो जब लड़के के रूप रंग के बारे में पूछती तब प्रीतो उसकी कमाई की बात बताती थी। जब जस्सो ने अधिक जिद की तो प्रीतो बोली कि चेचक में उसकी एक आंख जाती रही है। यह सुनकर जस्सो क्रोध में भर कर कहने लगी कि क्या मैं अपनी लड़की काने को ब्याह दूं? ये सुनकर प्रीतो भी क्रोध में भर कर कहने लगी कि तेरी बेटी कौन सच्चा शुद्ध मोती है। एक दिन चौधरी मुंशी की पत्नी ने ज्ञानू की माँ जस्सो को बुलाकर कहा कि मेरे ख्याल से तेरी बेटी का पाँव भारी है। आज सवेरे वह उल्टियाँ कर रही थी। रात को ज्ञानू सो गई तो जस्सो ने उसके पेट पर हाथ फिराना आरंभ कर दिया। ज्ञानू ने जागकर पूछा, क्या है माँ?
जस्सो ने ज्ञानों से सीधी तरह पूछ ही लिया कि क्या तू गर्भवती है। ज्ञानों ने कहा कि मुझे नहीं पता। जस्सो को लगा कि चौधरानी का संदेह ठीक है। जस्सो ने ज्ञानों को गर्म चीज़ों का वह माढ़ा पिलाने का आरंभ कर दिया गया जिससे पीने से गर्भ गिर जाता है। ज्ञानों ने कड़वा और कसेला गाढ़ा चाव से पी लिया। जस्सो हर बार ज्ञानों का पेशाब देखती और उसमें खून ना पाकर निराश हो जाती। अंत में उसने संख्या को गुड़ में लपेटकर ज्ञानों को खिला दिया और ज्ञानों की मृत्यु हो गई। जस्सो ज्ञानों के मरने के बाद जब पहली बार चीखी तो लोगों ने देखा कि काली के द्वार पर ताला पड़ा है। उसके बाद किसी ने भी काली को नहीं देखा था। काली लोगों को ना घर में मिला, ना गली में मिला और ना खेत में। कुछ लोगों ने ये खबर फैलाई कि उन्होंने काली को सूर्यास्त के समय ज्ञानों के चिता के पास देखा था। वे उसकी गर्म राख पर झुका हुआ था। जब वे उसकी ओर बढ़े तो वे खड़ी फसल में छिप गया। एक बार किसी ने खबर सुनाई कि भोगपुर और चुलांडा के स्टेशनों के बीच रेल के फाटक से थोड़ी दूर किसी का सिर रेलगाड़ी के पहिए के नीचे आ गया था और उसे पहचानना कठिन था। उसका धड़ काली से मिलता जुलता था। इसके बाद खबर फैली कि गांव से 3 कोस दूर एक सूखे कुएं में सड़ी हुई लाश मिली है। बताया जाता है कि उसका हुलिया काली से मिलता जुलता था। गांव के लोगों ने ये दोनों खबरें सुनी पर किसी ने इन खबरों की जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी। लोग परेशान अवश्य थे कि काली को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। धीरे धीरे काली और ज्ञानों के विषय में लोगों ने सोचना बंद कर दिया। यहीं पे ये उपन्यास समाप्त होता है। आप सभी को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी को भी PDF की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं PDF भी डाल दूँगी। धन्यवाद।